स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण केस को डिस्कस करेंगे जिस पर समस्यात्मक प्रश्न हर हर जुडिशियल सर्विसेज में या APO एग्जाम से अदर किसी भी एग्जाम से पूछा जा सकता है। इंटरव्यू में भी प्रश्न उठ सकता है और पूछा जा सकता है। यह केस है मित्रों रिया चक्रवर्ती बनाम बिहार राज्य एवं अन्य। रिया चक्रवर्ती बनाम बिहार राज्य और अन्य। जैसा कि आप जानते हैं मित्रों, अभिनेता सुशांत सिंह की अपने घर में ही संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। फांसी लगाने से उनकी मृत्यु होना कथित था। रिया चक्रवर्ती पर शक की सुई जा रही थी। पूरे देश में इसकी चर्चा थी। पूरी मीडिया इसकी चर्चा कर रही थी। इसी बीच मुंबई में 174 के अंतर्गत मृत्यु समीक्षा की कार्रवाई चल रही थी। लेकिन उसी बीच सुशांत सिंह राजपूत के पिता द्वारा पटना में एक तहरीर दी गई, शिकायत की गई, जिसके आधार पर पटना में एक FIR पंजीकृत हुआ। प्रश्न ये उत्पन्न हुआ, उसी को रिया चक्रवर्ती ने चैलेंज किया। इसमें मुख्यतः 3 महत्वपूर्ण बिंदु थे। प्रथम बिंदु ये था कि क्या धारा 406 CRPC के अंतर्गत किसी मामले के अन्वेषण को अंतरित किया जा सकता है। मामले को अंतरित करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को है। धारा 406 CRPC के अंतर्गत किसी मामले के अन्वेषण को अंतरित करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास है, और क्या वो पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए इस शक्ति का प्रयोग कर सकती है, मतलब अन्वेषण को स्थानांतरित कर सकती है। जो दूसरा प्रश्न इसमें यह था कि चूंकि घटनास्थल मुंबई में था, घटनास्थल सुशांत सिंह की जो मृत्यु हुई थी संदिग्ध परिस्थितियों में, वो मुंबई में हुई थी, तो क्या पटना पुलिस द्वारा पंजीकृत किया गया FIR विधिक है? क्या उसमें कोई अवैधता नहीं है? और इसी पर जो तीसरा प्रश्न वो था कि क्या मुंबई में घटित घटना के संबंध में पटना में FIR पंजीकृत किया जाना और फिर बिहार पुलिस द्वारा अन्वेषण करना विधि संगत है? और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न था, क्योंकि बिहार सरकार ने उसको CBI को स्थानांतरित कर दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट में ये भी प्रश्न था कि क्या बिहार सरकार द्वारा इस प्रकार CBI को केस को अंतरित करना और सहमति प्रदान करना और CBI द्वारा अन्वेषण किया जाना उचित है? तो ये 3 महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें उठे थे मित्रों। प्रथम कि क्या अन्वेषण का स्थानांतरण धारा 406 CRPC के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, या सुप्रीम कोर्ट न्याय के पूर्ण उद्देश्य के लिए अन्वेषण का अंतरण कर सकता है? दूसरा, क्या 174 CRPC के अंतर्गत मृत्यु समीक्षा के लंबित रहते हुए या 174 CRPC के अंतर्गत जो जांच की कार्रवाई चल रही थी, क्या उसको अन्वेषण माना जा सकता है? दूसरा जो बिंदु था। और जो तीसरा बिंदु था वो यह कि घटनास्थल मुंबई का होते हुए भी क्या पटना में FIR पंजीकृत किया जाना उचित एवं संगत था? चौथा प्रश्न ये था कि क्या CBI द्वारा इस मामले का बिहार में पंजीकृत प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पे और बिहार सरकार की सहमति के आधार पे अन्वेषण किया जाना उचित एवं संगत था? इन सभी बिंदुओं पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने विस्तृत रूप से विचार किया और रिया चक्रवर्ती बनाम बिहार राज्य एवं अन्य के मामले में, ये 2020 का है और निर्णय तिथि थी मित्रों 19 अगस्त 2020। 19 अगस्त 2020 को रिया चक्रवर्ती बनाम बिहार राज्य और अन्य में यह डिसाइड किया गया। इसमें जो प्रथम प्रश्न था कि क्या धारा 406 CRPC के अंतर्गत
किसी अन्वेषण को एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करने की शक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय को है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस प्रश्न का उत्तर ना में दिया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि 406 सीआरपीसी के अंतर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय केवल अपील मामलों एवं अपीलों का ही अंतरण कर सकता है, वो अन्वेषण का अंतरण इस धारा के अंतर्गत नहीं कर सकता है। लेकिन एक दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु था कि क्या न्याय की पूर्ण न्याय के उद्देश्य के लिए उच्चतम न्यायालय अन्वेषण को स्थानांतरित कर सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पूर्ण न्याय को प्राप्त करने के लिए, पूर्ण न्याय का अवसर प्रदान करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय कोई भी आदेश कर सकता है, कोई भी आदेश कर सकता है। और ऐसा आदेश वो पारित करते समय वो 142 अनुच्छेद 142 भारतीय संविधान के अंतर्गत अपनी असाधारण अधिकारिता का भी प्रयोग कर सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने को न्याय का प्रहरी बताते हुए, न्याय का प्रहरी जैसा कि आप जानते हैं माननीय उच्चतम न्यायालय है, उसने कहा कि हम पूर्ण न्याय को प्रदान करने के लिए कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। अब दूसरा बिंदु पे आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा ये था कि घटना स्थल था मुंबई का। सुशांत सिंह राजपूत की जो संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई थी वो मुंबई में हुई थी और उनके पिता ने एफआईआर पंजीकृत कराई पटना में। तो क्या पटना पुलिस द्वारा कार्रवाई विधिक थी? माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि बिल्कुल पटना पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर वैध थी, क्योंकि ललिता कुमारी बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में भी इस बात को पूरी तरह से स्थापित कर दिया गया था कि स्थापित सिद्धांत हो गया था कि केवल क्षेत्राधिकार के आधार पर एफआईआर पंजीकृत किए जाने से इनकार नहीं किया जा सकता है। केवल क्षेत्राधिकार के आधार पर एफआईआर पंजीकृत किए जाने से इनकार नहीं किया जा सकता है। और एफआईआर पंजीकृत अगर हो गई तो आप समझ सकते हैं कि अन्वेषण किए जाने से भी क्षेत्राधिकार के आधार पर इनकार नहीं किया जा सकता है। ललिता कुमारी के मामले में उन्होंने ये वो किया। प्रश्न ये था कि क्या जो 174 सीआरपीसी के अंतर्गत मृत्यु समीक्षा के संबंध में कार्रवाई चल रही थी, जो जांच चल रही थी या जो जांच की गई थी, क्या उसे अन्वेषण माना जा सकता था? माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नहीं। नाम उत्तर देते हुए कहा कि मृत्यु समीक्षा के 174 सीआरपीसी के अंतर्गत मृत्यु समीक्षा की जांच, मृत्यु समीक्षा करना, जांच करना वो अन्वेषण नहीं है, क्योंकि अन्वेषण प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किए जाने के बाद साक्ष्य संकलन की कार्रवाई होती है और हमेशा एफआईआर पंजीकृत किए जाने के बाद ही की जा सकती है। इसलिए 174 सीआरपीसी के अंतर्गत होने वाली जांच इन्वेस्टिगेशन अन्वेषण नहीं है। अब प्रश्न ये भी था कि बिहार सरकार ने प्रकरण को स्थानांतरित सीबीआई को सुपुर्द कर दिया था और सीबीआई को जांच की सहमति प्रदान कर दी थी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसमें धारा 6 डीएसपी एक्ट का इसमें इंटरप्रिटेशन किया। उसने कहा कि किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए उस राज्य की, जिस राज्य में इस तरह की घटना है, उसकी सहमति आवश्यक होती है। लेकिन ये राज्यों के संबंध में है, माननीय न्यायालय पे इसका कोई भी मतलब उन्हें माननीय न्यायालय अगर आदेश करता है तो उसमें किसी राज्य की सहमति की कोई आवश्यकता नहीं होती है। उसने कहा कि बिहार में अगर बिहार ने सहमति प्रदान कर दी और सीबीआई उसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो ये उचित ही है, क्योंकि दो राज्यों का मामला है और अगर अलग अलग इन्वेस्टिगेशन होता है तो इसके टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी। अतः उसने महाराष्ट्र को भी सहमति प्रदान करने के लिए कहा और उसने कहा कि सीबीआई द्वारा की जा रही जांच जो चल रही है, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, वो उचित एवं विधिक है। तो मित्रों, तीनों प्रश्नों का उत्तर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत ही बढ़िया ढंग से दिया है, बहुत ही खूबसूरत ढंग से दिया है। ये निर्णय काफी मतलब यूजफुल है एक लॉ स्टूडेंट्स के लिए, एक लॉ कॉम्पिटिटर्स के लिए जो जुडिशियल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि इस निर्णय को आप पढ़िए। बहुत ही मतलब बेहतरीन ढंग से इसमें मामलों को इंटरप्रेट किया गया। विभिन्न लॉ माननीय उच्चतम न्यायालय ने डिस्कस किया है जो समय समय पे उसके द्वारा स्थापित किया गया है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यह जानकारी अच्छी लगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर कोई आपकी क्वेरी हो तो उसको कमेंट बॉक्स में करें, कुछ बताएं, कुछ समझें, ये डिस्कशन पॉइंट्स हो, डिस्कस हो
तो और भी मजा आएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।